Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. So, students, you already know that for the past many days we have been discussing a very important topic, that is cost of capital. In this particular regard, we have already discussed cost of debt, individually how to calculate cost of debt, cost of equity share capital, cost of debentures we have already discussed, cost of preference share capital, equity share capital, cost of retained earning, and lastly we calculated weighted average cost of capital. So in this particular chapter, today we will be discussing the last topic, that is how to calculate weighted average marginal cost of capital, or you can say marginal cost of capital. So firstly we will be discussing how to calculate marginal cost of capital, and ultimately we will be discussing how to calculate value added marginal cost of capital. So first of all, what is the meaning of marginal cost of capital? Marginal cost of capital, marginal word you have already listened in, you already knew कि इकोनॉमिक्स के अंदर मार्जिनल वर्ड का यूज होता है जब भी आप कोई नया फंड या एडिशनल फंड को यूज करते हो, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। तो किसी भी नए फंड की या एडिशनल फंड की अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बात ये आती है कि अगर एडिशनल फंड जो है अगर आप मोर देन वन सोर्स से इकट्ठा करते हो, फिर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नए सोर्सेज की निकालनी पड़ेगी। और उस देखिए बात क्या है, अगर मान लो आपने नया डिबेंचर इशू किया है तो इसकी जो कॉस्ट आएगी उसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिबेंचर्स। इसी तरह अगर आपने इक्विटी इशू किया है, न्यू इक्विटी इशू किया है आपने, तो इसकी जो कॉस्ट आप अलग से निकालोगे उसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो अब बात यह है कि जब आप एक एक सोर्स से पैसे इकट्ठा करते हो तो उसको हम इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट बोल सकते हैं। तो अब बात यह आती है कि अगर आप मोर देन वन सोर्सेज से, मान लो आपने 10 करोड़ रुपए का एडिशनल फंड इकट्ठा किया है, और ये जो 10 करोड़ का फंड इकट्ठा किया है आपने, ये कुछ डिवेंचर से किया है, कुछ इक्विटी कैपिटल से, कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, कुछ रिटेन्ड अर्निंग से, ये आपने एडिशनल फंड लिए हैं। तो अब इसकी जो आप वैल्यू एडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सॉरी, तो इसको हम, क्योंकि ये एडिशनल फंड है ना, तो इसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बोल सकते, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसका होता है? पूरी की पूरी कंपनी का। अब कंपनी तो ऑलरेडी फंड इश्यू कर चुकी है, और ये जो 10 करोड़ रुपए ये आपने एडिशनल निकालने हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो आपने अलग अलग सोर्सेज से पैसा इकट्ठा किया है और इसकी वेटेज को, इनकी वेटेज को ध्यान में रखते हुए हम इसको बोलेंगे वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, that will be known as WMCC। दोबारा समझ लीजिए, मान लो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता लग गया कि जब भी आप कोई नए सोर्स से पैसा इकट्ठा करते हो, उसकी जो कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, MCC। जैसे आपने डिवेंचर इशू कर दिया 5 करोड़ रुपए के, कितने में? 10% में। तो ये 10% जो आपकी आई है, ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। फिर आपने इक्विटी भी इशू कर दी 3 करोड़ रुपए की, इसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 15%। फिर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 करोड़ की अलग से इशू की है, उसकी कैपिटल की कॉस्ट आई है 9%। अब ये मोर देन वन सोर्सेज हो गए, ये अलग अलग सोर्सेज हो गए। अब ये तो डिफरेंट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये तीनों क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बात ये आती है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। अब देखिए, इनकी अगर वेट्स को लेते हो, ये इनका वेट है,
ठीक है। इनके वेट को लेते हुए आप इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बोल सकते, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी होती है, पूरी कंपनी की जो फंड है उनका क्या रेशियो है और उनकी क्या कॉस्ट है, वो बिल्कुल लास्ट में निकलेगी। मान लो कंपनी ने ऑलरेडी फंड इश्यू कर रखे हैं 50 करोड़ के, तो वो उसकी जो ऑलरेडी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली होगी वो मानी जाएगी। अब उसके अंदर ये वाले रेशो भी ऐड हो जाएंगे और फिर लास्ट में निकलेगी WACC। अब क्वेश्चन ये आता है फिर इनको क्या बोलेंगे हम, ये जो आपने नया इशू किया है, ये जो आपने नया डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल 5 करोड़, 3 करोड़ और 5 करोड़ की जो इशू की थी, इसको हम इनका जब वेट निकाल करके इनकी जो एक एवरेज लेके चलेंगे उसको हम बोलेंगे वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कि ये जो डिफरेंट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई थी, मान लिया उसकी 12% आई, प्रेफरेंस शेयर की 9% आई और इसकी 15% आई, ये जो डिफरेंट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी इनका वेटेड एवरेज लेके चलेंगे तो उसको हम बोलेंगे WMCC। तो पुराना जो आपका कंपनी का WACC है और प्लस में ये जो आपकी कॉस्ट आई है, इनको मिला करके फिर लास्ट में हम दोबारा क्या निकालेंगे, WACC लास्ट में भी निकल जाएगा पूरी फर्म। तो अब आप देखिए थ्योरेटिकल पार्ट देखिए, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू और एडिशनल फंड इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर आपने एडिशनल फंड जो है वो मोर देन वन सोर्स से लिए हैं तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा इन नए सोर्सेज का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज WMCC। कंसेप्ट में ऑलरेडी समझा चुका हूं, नहीं समझ में आया दोबारा रिवाइंड करके सुन लेना। यूज क्या है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अब देखिए क्या होता है कि जब कंपनी जब नए सोर्सेज को यूज करती है, तो नए सोर्सेज को यूज करती है तो पुराने वाली WACC को नहीं लेना चाहिए, पुरानी जो आपकी वैल्यू एडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो नए सोर्सेज को आपने लिया है इनकी मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आपने फार्मूले लगाए होंगे। ये जो मार्केट प्राइस है ये नए सोर्सेज का मार्केट प्राइस है, तो इसमें WMCC को ही यूज करना चाहिए, उससे आपकी रियल कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, जब भी आप कोई कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हो, कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस के अंदर ये बहुत काम आता है, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर आपको डिसीजन लेना होता है कि एक प्रोजेक्ट को लें या ना लें। उस प्रोजेक्ट के लिए आपने स्पेसिफिकली अगर इक्विटी शेयर या डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया हुआ है तो उसके बेस पे आपको NPV और IRR निकालना होता है। इसको जब आप कंपेयर करोगे आपके R के साथ, कॉस्ट के साथ, तो वो कॉस्ट कौन सी होनी चाहिए, जो आप मार्जिनल कॉस्ट आपकी आई है, ना कि पुराने वाली कॉस्ट। तो कैपिटल बस्टिंग के अंदर ये बहुत काम आता है। दूसरा पॉइंट, जो वैल्यू एडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपका होता है, पूरी फर्म का जो वेटेड एवरेज कॉस्ट होता है वो पास्ट का होता है, जो पास्ट में ऑलरेडी कॉस्ट हो चुकी है, और उसको आप आपको यूज नहीं करना चाहिए जब भी आप कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ले रहे हो नए प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि जब आप नया प्रोजेक्ट ले रहे हो तो इसके लिए आपने नई इक्विटी इशू की है, नया डिवेंचर इशू किया है, नया प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, तो इनकी जो कॉस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, इसको लेके चलना चाहिए, ना कि पुराने वाली WACC को। तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे आप एडिशनल फंड रेज करते चले जाते हो, जैसे जैसे आप अलग ज्यादा फंड आप रेज करते हो, तो उससे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। इससे आपकी जो आप पहले WACC थी, मान लो वो आपकी 10% आई है, और अब आपने नए 20 करोड़ रुपए के नए फंड भी रेज कर लिए। अब ये 20 करोड़ के जब फंड नए रेज करोगे तो आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो ज्यादा रिटर्न मांगते हैं, क्योंकि उनको रिस्क ज्यादा हो गया उनका। तो इस तरह WACC के बेस पे अगर आप डिसीजन लोगे तो गलत होगा। तो इस तरह आपको WMCC जो होगी, जो नई आपकी वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी, वो पड़ी हुई आएगी, उसको ध्यान में रखते हुए आपको NPV और IRR का डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए हम हमेशा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। लास्ट पॉइंट है कि अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप लेके चलोगे तो उससे आपकी जो शेयर होल्डर की जो वैल्यू है, शेयर की वैल्यू है, वो मैक्सिमाइज होगी। उसी में वो काम आता है मैक्सिमाइज करने में, क्योंकि जो आपका कैपिटल बस्टिंग का जो डिसीजन होता है
एनपीवी या आईआरआर हम लेके चलते हैं तो इसका मेन मकसद क्या होता है, शेयर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। तो अब शेयर की वैल्यू कब मैक्सिमाइज होगी, जब आप फ्यूचर्स वाली कॉस्ट को लेके चलोगे, जब आप वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेके चलोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लोगे तो शेयर की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। अब बात आती है कि वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमेशा मार्केट वैल्यू वेट्स के ऊपर कैलकुलेट होती है, क्योंकि एडिशनल फंड जो आप ले रहे हो वो मार्केट वैल्यू के बेस पे ही आप रेज कर रहे हो। एडिशनल फंड मान लो आपने डिवेंचर लिया है, इक्विटी ली है या प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, इनके जो फार्मूले हम लगाते हैं, ऐसे डिविडेंड के लिए आप D1 डिवाइड बाई पीओ करते हो, तो पीओ क्या है, मार्केट वैल्यू। तो हमेशा आप मार्केट वैल्यू को लेके चलते हो, इसलिए हमेशा WMCC जो है वो किसके बेस पे कैलकुलेट होगी, मार्केट वैल्यू वेट्स। एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम समझने के लिए। देखिए सपोज एक कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक फर्म का आपको, सपोज फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। एक फर्म का आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है और रिटेन्ड अर्निंग। टोटल 40 लाख रुपए उसका कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अमाउंट है। इस 40 लाख में से 20 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल है, 8 लाख रुपीज रिटेन्ड अर्निंग है और 12 लाख रुपीज डिबेंचर है। तो इसका वेट हम देख लेंगे। देखिए 40 लाख में से 20 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो 50% क्या हो गया, वेट आपका इक्विटी का हो गया। 8 लाख के हिसाब से 20% आपका किसका हो गया, रिटेन्ड अर्निंग का, और 30% किसका हो गया, आपका डिवेंचर्स का हो गया। और स्पेसिफिक कॉस्ट आपको दी गई है, 8% जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है, 8% आपको रिटेन्ड अर्निंग की सेम ही होती है इनकी लगभग, और 10% यहाँ पे देखिए 10% आपको दिया गया है। और क्वेश्चन के अंदर ये भी बोला गया है कि 30% टैक्स है, तो टैक्स को जब एडजस्ट कर देंगे तो ये 7 रह जाएगा, 7% रह जाएगी, क्योंकि 10% जो है वो बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स आपको ये 7% ही पड़ेगी। तो ये आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट हो गई 8 और 7, और 40 लाख आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, ये आपके वेट्स हो गए। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप इससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो पूरी की पूरी फर्म की। आपको पता ही है फार्मूला क्या है, सिग्मा XW डिवाइड बाय सिग्मा W। तो ये आपका W है, ये आपका X हो गया, इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय 1 कर देंगे। तो ये हमने कर दिया था। ये आपका W है, ये आपका X है, तो ये 50%, 20%, 30%, तो ये 8, 8, 7 आपकी X थी, तो ये आपकी WX आ गई। और ये क्या है, सिग्मा WX। फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का, तो वो क्या है, सिग्मा XW डिवाइड बाय सिग्मा W। 7.7 डिवाइड बाय 1, 7.7% क्या आ गई, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ तक तो हमने पहले भी किया हुआ है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये इसको हम सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं कि फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आई है, 7.7%। ये क्या है, इन तीनों का वेटेड एवरेज है कॉस्ट का। अब सपोज करो कि फर्म को एडिशनल फंड चाहिए 10 लाख रुपए की। अब ये एडिशनल फंड की बात कर रहा है, न्यू फंड्स कह लो। और वो न्यू फंड्स कहाँ से लेगा, वो रिटेन्ड अर्निंग, ये रिटेन्ड अर्निंग है 1.5 लाख की, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करेगा 4.5 लाख के, और 12% डिवेंचर इशू करेगा 4 लाख के। तो इन तीनों से आपको क्या मिला है, अलग अलग सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो अब इन तीनों की आपने क्या निकालनी है, वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे इसको। इसको हम WACC नहीं बोल सकते, क्योंकि WACC क्या होती है, पूरी की पूरी फर्म की जितने टोटल उसके रिसोर्सेज पहले वाले अब वाले मिलाकर के जो एवरेज आती है उसको हम बोलते हैं। वो पहले हम निकाल चुके हैं 7.7%, वो नहीं निकालना, हमने इन तीनों की वेटेड एवरेज निकालनी है। तो निकाल देंगे हम। ये देखिए आपने ये जो नए एडिशनल फंड आपको 10 लाख रुपए के चाहिए थे वो हमने यहाँ लिख दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 लाख की,
रिटेन अर्निंग 1.5 लाख और 10% डिवेंचर 4 लाख। तो ये इसका 10 लाख रुपीज आपको चाहिए। इनका वेट हमने निकाल दिया यहाँ 45%, 15% और 40% 10 लाख के अकॉर्डिंग, ठीक है। और स्पेसिफिक कॉस्ट जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है। स्पेसिफिक कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो वो जो आपको स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे 12% डिवेंचर के अकॉर्डिंगली ये आपको स्पेसिफिक कॉस्ट जो आप ये 4.5 लाख जो आप इश्यू कर रहे हो, ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि आप पीछे देखिए, ये देखिए 9% जो है आप इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर रहे हो 4.5 लाख के। जो आप इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट लेके चलते हो वही सेम आप रिटेन अर्निंग की भी एज्यूम करते हो, तो रिटेन अर्निंग की भी हम एज्यूम कर लेंगे 9%। ये हमने यहाँ दिखा दिया, 9% इसका हो गया और 9% इसका हो गया। अब यहाँ देखिए आपने डिवेंचर्स जो है वो 12% के किए हैं। क्वेश्चन में पीछे देखिए 12% के डिवेंचर आपने इश्यू किए हैं, तो यहाँ पे 12% मैंने दिखा दिया है। अब ये 12% जो है बिफोर टैक्स है, टैक्स की रेट कितनी है 30%, तो इसके अकॉर्डिंगली जो हम इसको करेंगे तो ये 8.4 रह जाएगा आफ्टर 30% टैक्स। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई और ये आपकी x इंटू डब्ल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, वही सेम प्रोसेस 4.05, 1.35, 3.36, ये आपका क्या आ गया WMCC 8.76%। तो इस तरह से आप वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट ये है कि आप ये जो नए सोर्सेस से जो आपने फंड रेज किए हैं इनकी जो कॉस्ट आई है, इनकी कॉस्ट को हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंसेप्ट वही है, बस ये जो 3 सोर्सेज आपने अलग से लिए हैं इसको हमने अलग से एक किस्म से वही सेम फार्मूला लगाते हुए हमने क्या निकालना है वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक इलस्ट्रेशन देखिए जिसमें थोड़ा सा लेंथी इलस्ट्रेशन है ये, इसमें सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। XYZ लिमिटेड जो है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। इक्विटी कैपिटल जो कंपनी की है वो 15 करोड़ रुपए की है और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, तो 1.5 करोड़ शेयर हो गए, इसका मतलब यही हुआ ना। और 11% प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1 करोड़ रुपए के आपके पास 11% प्रेफरेंस शेयर हो गए। 10 रुपए का एक है तो इसका मतलब शेयर कितने हो गए 10 lakhs। रिटेन अर्निंग कितनी है 20 करोड़ की, 13.5% डिवेंचर, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 10 करोड़ के डिवेंचर हो गए। तो डिवेंचर की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो जाएंगे 10 करोड़ टोटल है, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएंगे 10 लाख। इसके बाद टर्म लोन लिया हुआ है लंबे टाइम के लिए 15% के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू है 12.5 करोड़। तो ये टोटल आपने इतने ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आपने ये पैसे लोगों से उठा रखे हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इसको एक बार मैं पढ़ देता हूं पूरा, आपको समझ में आ जाएगा। नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पर शेयर इज 3.60, कि डिविडेंड कितना आने वाला है, एक्सपेक्टेड इसने खुद ही दे दिया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको मिलने वाला है जिसको हम D1 बोलते हैं 3.60, इसको हम याद रख लेंगे। और डिविडेंड कितनी रेट से ग्रो करेगा 7% से, जी आपका कितना हो गया 7%। तो अगर आपको याद हो तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में, अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, वो आगे हम याद कर लेंगे। मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है 40, तो PO की वैल्यू कितनी है 40, ये आपको दी हुई है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया इक्विटी शेयर के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीमेबल है, अगर आपको याद हो तो रिडीमेबल का फार्मूला लगेगा, N आपका 10 ईयर है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल का फार्मूला लग जाएगा 10 ईयर, और मार्केट प्राइस क्या है PO 75। तो अगर आपको याद हो फार्मूला तो हम उसको प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हैं। डिवेंचर की रिडीमेबल है, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर रिडीमेबल N 66 ईयर हो गया,
प्राइस आपका 80% पर डिबेंचर हो गया। इनकम टैक्स की रेट जो है वो टी क्या है 40% है। ये किस में काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर में, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी में तो इसका कोई फार्मूला ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है। आपने WACC निकालनी है बुक वैल्यू से और मार्केट वैल्यू से। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं कि बुक वैल्यू वेट से और मार्केट वैल्यू रेट से हम पहले क्या निकाल लें, WACC। अब देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल लेते हैं। फार्मूला आपको पता ही है, D1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 प्लस G। डिविडेंड आपको पता ही है 3.60 दिया हुआ था, मार्केट प्राइस जो है वो 40 दिया हुआ है, इंटू 100 प्लस ग्रोथ मैंने आपको बताया था 7% है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगी 16%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कितनी निकाल ली 16%। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फार्मूला आपको पता ही है, ये आपका फार्मूला था डिविडेंड 1 प्लस n 1 डिवाइड बाय n, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। तो रिडीमेबल वैल्यू कितने की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो थी आपकी वो 100 रुपए का एक शेयर था, ये हो जाएगी 100। नेट प्रोसीड का मतलब मार्केट के अंदर क्या प्राइस चल रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर का जो प्राइस था वो कितना था, ये रहा आपका प्रेफरेंस शेयर का प्राइस 75 और डिवेंचर का 80। तो ये आपका 75 हो जाएगा 1/2 100 प्लस 75, और डिविडेंड कितना है 11% है तो 11 रुपीज हो जाएगी। 1/n कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 10। तो इसको सारे को जो हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हो इसके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है 15.43। अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर रिडीमेबल डिवेंचर है, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर रिडीमेबल ये आपका फार्मूला है। इंटरेस्ट आपको पता ही है कि आपका जो डिवेंचर 100 रुपए का है और 13.5% आप दे रहे हो, तो 13.5 हो जाएगा इंटरेस्ट। टी की वैल्यू आपने 40% रखनी है, एन जो आपका है वो 6 है, रिडीमेबल वैल्यू आपको पता ही है 100 रुपए का डिवेंचर है, मार्केट प्राइस जो है वो 80 रुपये है। इस सारे को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.7%। क्लियर। टर्म लोन की वैल्यू कैसे निकलती है आपको पता ही है, वैल्यू ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स, तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100 1 माइनस टी। तो इंटरेस्ट आप देखिए कितना है 15% है, नेट प्रोसीड का 15% ही माना जाएगा, तो ये 15% ही हो जाएगा टोटल। और इधर आपका 100 इंटू 1 माइनस 40, ये हो जाएगा 60%। तो 15 60 का 16% हो जाएगा 9%। क्लियर। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि नेट प्रोसीड का मतलब कि आपकी जो 12.5 करोड़ रुपए आप नेट प्रोसीड थी, इसको 15% आप इसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कितना आपने डिविडेंड दिया होगा, इंटरेस्ट कितना दिया होगा 1.875। ये कितना है 12.5 का 15%, तो ये 15% ही आएगा। तो इस तरह से आपका आ गया 9%। तो अब आप देखिए हमने चारों की कॉस्ट निकाल ली है, और चारों की जब कॉस्ट हमने निकाली तो इसका क्या क्या आया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आया था 16%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल कितना आया था 15.43%, और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर रिडीमेबल कितना आया था आफ्टर टैक्स 12.7%, और कॉस्ट ऑफ टर्म लोन आफ्टर टैक्स कितना आया था 9%। ये हमने सारे की सारी क्या निकाल ली कॉस्ट, जिसको हम एक्स बोलते हैं। वेट हमारे पास दिए हुए हैं, वेट हमें दिए हुए हैं 15 करोड़ 10 करोड़, ये हमारे वेट हो जाएंगे। तो एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके वेट से इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी WACC। तो अभी हम बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं पहले, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपने बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग बोला है पहले और फिर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो WACC बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखो, ये आपकी कैपिटल होगी अलग अलग 500,
और ये आपकी बुक वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 15 करोड़, 1 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ और 12.5 करोड़, ये क्वेश्चन में दी हुई है। ये रही, ये आपकी बुक वैल्यू आपको दी गई है। ओके, ये हमने बुक वैल्यू डाल दी। ये टोटल 58.5 करोड़ रुपए आपकी क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कैपिटल है। तो 15 करोड़ इसका कितना परसेंटेज बनता है, 0.2564। इसी तरह इन सब का हमने क्या निकाल लिया, वेटेज निकाल ली कि इनका कितना वेटेज है 58.5 करोड़ के अकॉर्डिंग। तो ये इसका टोटल एक ही आएगा। स्पेसिफिक कॉस्ट अभी हमने निकाली है, ये 500 की 500 कॉस्ट हमने निकाली थी। जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल की होती है वही आपकी रिटेन अर्निंग की होती है, तो इसमें आपको बराबर ही मान के एज्यूम करना होता है। तो ये आपका W है, ये आपका X है। W और X को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ये वैल्यूज आ जाएंगी। और ये आपका क्या है, सिग्मा WX। सिग्मा WX को सिग्मा W से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ये आपका 1 है। तो WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू वेट कितनी आ गई, 13.93%। अब हम निकालेंगे WACC अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू वेट। अब हम मार्केट वैल्यू को लेके चलेंगे। अब देखो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो आपके कितने हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था। यहाँ देखिए ये रहा, 15 करोड़ रुपए के टोटल आपके पास इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो उनकी संख्या कितनी हो गई, 1.5 करोड़। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर जो है वो 10 लाख हो गए थे और डिवेंचर कितने थे, 10 लाख रुपीस। चलिए तो अब हम आगे इसको, तो 1.5 करोड़ के अकॉर्डिंगली 40 रुपी आपको क्वेश्चन के अंदर उसकी दी हुई है मार्केट वैल्यू। तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 करोड़। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो थी वो 1 लाख शेयर थे, 75 रुपी आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो ये कितना हो गया 75.75 करोड़। 13.5% डिवेंचर जो है वो 10 लाख थे, 80 रुपी का एक बोला हुआ है, तो 8 करोड़ रुपए इसकी मार्केट वैल्यू हो गई। टर्म लोन की वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही, वो सेम टू सेम रहेगी। तो वेट इनका 81.25 करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकाला है। तो यहाँ पे इनके वेट ले लेंगे हम। 60 करोड़ रुपए जो है वो 81.25 का कितना बनता है, 73.85%, ये 9.2%, 9.85 और ये 15%। तो ये आपका सिग्मा W कितना आ गया, 1। कॉस्ट आपने ये निकाली हुई है, जो आपने पहले निकाली थी वही सेम रह जाएगी, क्योंकि यही हमने पहले भी निकाली थी। अब इसके बाद ये आपका x हो गया, W को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपका क्या है, सिग्मा WX डिवाइड बाय सिग्मा W, तो ये आपकी क्या आ गई 13.93, क्या आ गई आपकी कॉस्ट, वैल्यू एडेड कॉस्ट आ गई अकॉर्डिंग टू, ये आपकी आएगी, सॉरी फॉर मिस्टेक, 14.5932, क्योंकि वो पहले वाली मैंने उठा ली। तो ये आपकी वैल्यू एडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू वेट कितना आ जाएगी, 14.59%। जब आपने बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ली थी तो वो आई थी 13.93%। तो इन दोनों में ये डिफरेंस आता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे हमने रिटेन अर्निंग क्यों नहीं ली, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ही दिया हुआ है आपको, तो उसी के अंदर हमने कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग ले ली। हमने मार्केट वैल्यू और रिटेन अर्निंग को अलग से सेपरेट नहीं किया, हमने यही मान लिया कि इक्विटी शेयर के अंदर ही आपका रिटेन अर्निंग की वैल्यू भी है। तो ये 40 रुपए जो है इसके अंदर रिटेन अर्निंग की वैल्यू भी शामिल है, इसलिए हमने अलग से रिटेन अर्निंग को कैलकुलेट नहीं किया। अगर आप ये अज्यूम करते हो कि अलग से है तो आप अलग से भी निकाल सकते हो, क्योंकि रिटेन अर्निंग की कोई मार्केट वैल्यू होती भी नहीं है, इसलिए हमने रिटेन अर्निंग को कंसीडर नहीं किया है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया, अब हमने ये वाला पार्ट करना है जिसमें आपने
क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ WACC निकाला है, वो तो ऑलरेडी हमें आता ही था। अब क्वेश्चन जो है, मेन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन, सेम वही है। देखिए मैं इसका सारा क्लियर कर रहा हूं। अब हम क्वेश्चन का ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, तो मैं ये सारा क्लियर कर देता हूं एक बार। अब हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, कैलकुलेट वैल्यू एडेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। इफ द कंपनी रेजिज 10 करोड़ रुपए नेक्स्ट ईयर, अभी आ गया ना, 10 करोड़ रुपए आपने रेज करने हैं और आपने क्या निकालना है, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब ये जो 10 करोड़ रुपए आप अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा कर रहे हो, उनकी एक किस्म से उनकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेटेड एवरेज निकालना है। क्या कहा गया है आपको, इक्विटी और डेट आपने इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है। इसका मतलब 5 करोड़ रुपए आपने इक्विटी से लेना है और 5 करोड़ रुपए ही आपने डेट से लेना है। ये बात तो क्लियर हो गई। कंपनी एक्सपेक्ट टू रिटेन 1.5 करोड़ अर्निंग नेक्स्ट ईयर, तो कंपनी इस साल 1.5 करोड़ रुपए बचा लेगी। तो 5 करोड़ रुपए जो इक्विटी में से लेना है आपने, इसका मतलब 1.5 करोड़ रुपए तो आपके पास वही है। तो इक्विटी कितनी रह जाएगी, 3.5 करोड़। 1.5 करोड़ क्या हो जाएगा, रिटेन अर्निंग, ये हो गए 10 करोड़। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि 1.5 करोड़ रिटेन अर्निंग हो जाएगी। 1.5 मैं यहाँ लिख देता हूं। हमें पता लग गया कि 10 करोड़ रुपया चाहिए, 5 करोड़ रुपया इक्विटी से, 5 करोड़ रुपया डिवेंचर से। आगे कह रहा है कि 1.5 करोड़ आप रिटेन भी कर लोगे, तो आपको पता है कि अब इक्विटी में से आपको सिर्फ 3.5 चाहिए, डिवेंचर से 5 करोड़ चाहिए और रिटेन अर्निंग कितनी हो जाएगी, 1.5 करोड़। 10 करोड़ रुपए ये हो गया। अब इन तीनों की हमने क्या निकालनी है, पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, फिर इनका वेटेड एवरेज लेना है। तो जो आप एडिशनल इश्यू करोगे इक्विटी शेयर का, उसका मार्केट प्राइस कितना दिया है, PO क्या दे दिया, 32। ये जो 3.5 करोड़ रुपए आप इश्यू करने वाले हो, इसका PO दे दिया आपको 32। सब कुछ दिया होता है क्वेश्चन में। डेट कैपिटल जो आप रेज कर रहे हो, वो पहले 2.5 करोड़ के लिए 15% होगी और बाकी के 2.5 करोड़ के लिए 16% होगी। तो ये भी आपको बता दिया क्वेश्चन में। तो अब आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। पहले तो हम मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है अलग अलग जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट कर लो। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का फार्मूला आपको पता ही है, B1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 प्लस G। ये होता था ग्रोथ वाले के लिए, है ना। तो आपको पता ही है ग्रोथ जो है वो कितनी हो रही है, 7% ग्रोथ भी हो रही है, क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है। क्वेश्चन में अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 7%, है ना। पर ये हमें याद रखना होगा कि 7% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें वो मेथड लगाना पड़ेगा इंटू 100 प्लस G। तो ये मेथड हमने यहाँ लगा दिया। तो डिविडेंड जो आपका है वो कितना हो जाएगा, 3.60। अब यहाँ पे P0 की बात आती है। P0 हमें 32 बोला गया है, ये रहा। ये हमें यहाँ इस क्वेश्चन में सारी बातें हमने याद रखनी है। ये रहा, द एडिशनल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विल रिजल्ट इन द नेट प्राइस पर शेयर बीइंग फिक्स एट 32। तो PO क्या हो गया, 32 इंटू 100 प्लस 7। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18.25। तो ये जो नई आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी इश्यू कर रहे हो, ये किसकी क्या कॉस्ट आ गई, 18.25। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आपकी है, वो तो हमने लेना ही नहीं प्रेफरेंस शेयर, तो इसको तो हम कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने निकाल लिया था। ये आपका 3.60 32 रेट था इंटू 100 प्लस 7, ये आपका 18.25 आ गया था। क्योंकि हम दो ही चीजों से निकाल रहे हैं ना, इक्विटी से और डिवेंचर से। इक्विटी का तो ये हो गया, डिवेंचर का ये देखो, फर्स्ट जो 2.5 करोड़ है
उसके लिए 15% रेट थी। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पहले 15% के लिए, इसको आई डिवाइड बाय एनपी करोगे तो 15 ही आएगा। ये 40% टैक्स है तो ये 9% हो जाएगा। बाद के जो नेक्स्ट 2.5 करोड़ है उसके लिए क्वेश्चन में 16% दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये है ना, डेट कैपिटल जो रेज कर रहे हो उसकी कॉस्ट पहले 15% और फिर उसके बाद में 16%। तो आफ्टर टैक्स जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर टैक्स जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9.6 रह जाएगी और ये 9 रह जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ गई 18.25। कॉस्ट ऑफ डेट 9% पहले 2.5 करोड़ के लिए और कॉस्ट ऑफ डेट बाद वाले के लिए 9.6%। ये आपकी कॉस्ट आ गई। तो ये क्या हो गई वेटेड। ये अभी तक हमने सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट निकाली है, अब हमने क्या निकालनी है वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वही सेम फार्मूला, ये आपका रिटेन अर्निंग हो गया, क्योंकि उसने बोला है कि ये जो आप पैसे इकट्ठे करोगे 10 करोड़ रुपए, इसमें से 1.5 करोड़ रुपए रिटेन अर्निंग, 3.5 करोड़ रुपए 3.5 करोड़ आपकी इक्विटी शेयर, 2.5 करोड़ 15% डेट और 2.5 करोड़ 16% डेट। यही था ना क्वेश्चन के अंदर, यही बोला था ना आपको कि 10 करोड़ रुपये आप एक्स्ट्रा इकट्ठे करोगे, इसमें 1.5 करोड़ आपकी रिटेन अर्निंग हो जाएगी, 3.5 करोड़ आपकी वो इक्विटी कैपिटल हो जाएगी और 2.5 आपका डेट हो जाएगा। ये आपकी 4 चीजें आ गई। यहाँ पे मैं मिस्टेक हो गई है मेरे से, 10 करोड़ रुपये आप एक्स्ट्रा इकट्ठे कर रहे हो। तो इसका वेट निकाल लेंगे हम 10 करोड़ के अकॉर्डिंगली 15 करोड़ 0.15, ये 35%, ये 25 और ये 25। स्पेसिफिक कॉस्ट अभी हमने निकाली है, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट जो है वो 16, इक्विटी शेयर कैपिटल की 18.25 हमने निकाली अभी, 15% डेट की ये और ये 9.6%। अब देखिए रिटेन अर्निंग की जो डेट है वो हम पिछले वाली रखेंगे जो पहले हमने निकाली थी, क्योंकि ये वाली जो हमने इसकी 18.25 आई है, इसके इक्वल नहीं मान सकते इसको, क्योंकि ये हमने पिछले साल जो हमने रिटेन अर्निंग हुई है उसके हिसाब से हमने निकाली थी। तो ये लेके चलेंगे हम। तो इनको हम, ये आपका x हो गया, ये आपका वेट हो गया w इंटू एक्स, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो ये आपके wx आ जाएगा, ये आपका सिग्मा wx आ गया। और आपको पता ही है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, या यूं कह लो वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, सिग्मा wx डिवाइड बाय सिग्मा w। सिग्मा w आपका 1 है, तो कितनी आ गई 13.43% या 44%। तो इस तरह से आप WMCC भी निकाल सकते हो। आपको थोड़ा सा इतना लेंथी क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, बट फिर भी इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स which are there in the practical questions. So thank you so much for listening. If you have any query, please do write me on my mail account. Thank you so much.